गुड मॉर्निंग। विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कल का बिंदु आपने देखा जिसमें भारतीय अपवाद तंत्र के बारे में बताया गया था। कल का जो हमने देखा वो एक बार अपन देखते हैं, उसके बाद में आगे स्टार्ट करते हैं। कल हमने भारतीय अपवाद तंत्र के बारे में स्टार्ट किया था। देखिए, मुख्यतः कल आपको बताया गया है भारतीय जो अपवाद तंत्र है एक विशालतम अपवाद तंत्र है। अपने भारत के अपवाद तंत्र में जल विसर्जन के आधार पर दो प्रकार का अपवाद तंत्र अपने भारत में है, अरब सागर का अपवाद तंत्र और बंगाल की खाड़ी का अपवाद तंत्र। जिसे आपको बताया गया बंगाल की खाड़ी का जो अपवाद तंत्र है वो महत्वपूर्ण है। कारण ये कि कुल प्रवाहित होने वाला जो अपवाद तंत्र है, जो नदियां हैं, उनका 77% भाग बंगाल की खाड़ी में और 23% भाग अरब सागर में गिरता है। दोनों अपवाद तंत्र दिल्ली, कटक, अरावली, सह्याद्री पर्वतमालाओं से निकलते हैं। भारतीय अपवाद द्रोणी के 3 प्रकार कल आपको बताए गए थे: प्रमुख नदी द्रोणी, मध्यम नदी द्रोणी और लघु नदी द्रोणी। इनकी परिभाषा बताई गई थी आपको। जो अपवाद तंत्र, जिस अपवाद तंत्र का विस्तार 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक हो वो प्रमुख नदी द्रोणी। जिस अपवाद द्रोणी का विस्तार 2,000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर के बीच में हो मध्यम नदी द्रोणी, और जिसका विस्तार 2,000 से कम वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हो लघु नदी द्रोणी। उद्गम, प्रकृति और विशेषता के आधार पर भारतीय अपवाद प्रणाली के कल आपको 2 प्रकार बताए थे: हिमालयी अपवाद और प्रायद्वीपीय अपवाद। हिमालयी अपवाद में 12मासी नदियां इसके अंतर्गत आती हैं: सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। यहां तक का कल अपना बिंदु हो गया था। आज अपन देखते हैं प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र के बारे में। प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र इसके प्रमुख नदी तंत्रों के बारे में अपन देखते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है महानदी नदी तंत्र। ध्यान दीजिएगा। देखिए, मुख्यतः छत्तीसगढ़ का रायपुर जो जिला है उसके सियावा के निकट से ये निकलती है, और मुख्यतः ये महानदी जो है वो 851 किलोमीटर क्षेत्र में प्रवाहित होती है और कहां पर जाकर के गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। यहां पर 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है: कौन सी नदी कितने किलोमीटर में प्रवाहित होती है और वो अपना जल कहां गिराती है। बस। तो महानदी कितने किलोमीटर में प्रवाहित होती है? 851 किलोमीटर में। अपना जल कहां गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। और इस नदी का जो अपवाद तंत्र है वो लगभग 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर है कुल। आ रहा है समझ में? दूसरा, प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र में दूसरा आता है गोदावरी नदी तंत्र, जो कि गोदावरी नदी महाराष्ट्र के कौन से जिले में? नासिक जो जिला है उस नासिक जिले में उद्गम होती है और कितने क्षेत्र में प्रवाहित होकर के 1465 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होकर के अपना जल कहां पर गिराती है?
बंगाल की खाड़ी में। आ रहा है समझ में। तीसरा है कृष्णा नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में। कृष्णा नदी तंत्र मुख्यतः, कृष्णा नदी है वो कौन सी दिशा में प्रवाहित होती है? पूर्व दिशा में। और कहां से? सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट निकलती है। और कितने क्षेत्र में? महाबलेश्वर के निकट निकलती है। और 1401 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होकर के ये भी अपना जल कहां पर गिराती है? बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत गिराती है। कोयना, तुंगभद्रा, भीमा, ये इसकी सहायक नदियां हैं। एक है कावेरी नदी तंत्र, ये भी प्रायद्वीपीय उपवा तंत्र की है, जो कहां से? कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी जो पहाड़ियां हैं, उन ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलने के बाद में 800 किलोमीटर के अंतर्गत प्रवाहित होती है। आ रहा है समझ में। और इसका क्षेत्र 81,155 है। और एक है इसमें नर्मदा नदी तंत्र और एक है इसमें तापी नदी तंत्र। नर्मदा जो नदी तंत्र है अमरकंटक पठार से मुख्यतः 1057 किलोमीटर की ऊंचाई में निकलती है। ध्यान रहे, ये 1312 किलोमीटर की दूरी तय करके अपना जल कहां पर गिराती है? अरब सागर में। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। कहां गिरती है? अरब सागर में। कितने किलोमीटर में प्रवाहित होकर? 1312 किलोमीटर के अंतर्गत प्रवाहित होकर। तापी नदी है, ये मुख्यतः कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का एक मुल्ताई क्षेत्र है, उस मुल्ताई क्षेत्र से निकलती है। और 724 किलोमीटर के अंतर्गत मुख्यतः ये जो नदी है जो क्या प्रवाहित होती है। समझ में। अल्पकालिक मौसमी नदी है। फिर से ध्यान दीजिएगा। देखिए, प्रायद्वीपीय जो अपवाह तंत्र है, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत प्रमुख जो नदी तंत्र हैं, उन प्रमुख नदी तंत्रों की बात करें तो 6 नदी तंत्र आते हैं। महानदी नदी तंत्र, गोदावरी नदी तंत्र, कृष्णा नदी तंत्र, कावेरी नदी तंत्र, नर्मदा नदी तंत्र, तापी नदी तंत्र। देखिए, महानदी जो नदी तंत्र है, इसका संपूर्ण जो क्षेत्रफल है, प्रवाह क्षेत्रफल, वो तो 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। लेकिन मुख्यतः ये जो नदी है वो 851 किलोमीटर की लंबाई में बह करके अपना जल कहां पर गिरा देती है? बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की सिहावा के निकट से निकलती है ये। तो ये महानदी तंत्र ध्यान में रहेगा। दूसरा, गोदावरी नदी तंत्र की बात करें। गोदावरी नदी कहां से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक जिले से। किसमें जल गिरता है? बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। कितनी लंबाई तय करने के बाद? 1465 किलोमीटर की लंबाई तय करने के बाद। पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरा, ये जो नदियां हैं वो मुख्यतः गोदावरी नदी की सहायक नदियां। कृष्णा नदी, देखिए ये दूसरी एक ऐसी नदी है जो पूर्व दिशा के अंतर्गत प्रवाहित होती है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की दूसरी ऐसी नदी है जो पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। कौन सी? कृष्णा नदी। ये मुख्यतः कहां से निकलती है? सह्याद्री की जो पहाड़ी हैं उनके निकट महाबलेश्वर से निकलती है। 1401 किलोमीटर में प्रवाहित होती है होकर के ये अपना जल है वो कहां पर गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। चौथा नदी तंत्र आता है कावेरी नदी तंत्र। मुख्यतः कर्नाटक जो राज्य है, कर्नाटक राज्य की ब्रह्मगिरी जो पहाड़ियां हैं वहां से मुख्यतः ये निकलती है कावेरी नदी, जो लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई इसकी है। 81,155 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। काबिनी, भवानी, अमरावती
ये मुख्यतः इसकी सहायक नदियां हैं। पांचवा नदी तंत्र आता है नर्मदा नदी तंत्र। अमरकंटक पठार से जो पश्चिमी किनारा है वहां 1057 मीटर की ऊंचाई से ये नदी निकलती है। 1312 किलोमीटर के अंतर्गत प्रवाहित होकर के ये अपना जो जल है वो अरब सागर में गिराती है। एक ताप्ती नदी तंत्र जिसे ताप्ती भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में मुल्ताई नामक जो स्थान है वहां से निकलती है, मौसमी नदी है। 724 किलोमीटर की लंबाई के अंतर्गत प्रवाहित होती है, कोई दिक्कत। अब अपन देखेंगे अपने भारत की ऐसी छोटी नदियां जो पश्चिम और पूर्व की ओर बहती है। ये सामान्य ज्ञान के लिए जरूरी है। सामान्य जानकारी जरूरी होनी चाहिए इसकी। तो पश्चिम और पूर्व की ओर बहने वाली छोटी नदियां कौन कौन सी हैं ये जानेंगे पर केवल। ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो नदियां अपना जल अरब सागर में गिराती हैं, सभी नदियों की बात नहीं है, अरब सागर में अपना जल गिराने वाली जो नदियां हैं उन अधिकांश नदियों की लंबाई है वो लंबाई अधिक नहीं मिलती। और पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली प्रायद्वीपीय भारत की छोटी नदियों में गुजरात में सेतरुनी जी, साबरमती, माही नदी, महाराष्ट्र में बैतरणी, कर्नाटक में कालिंदी, वेदती, शरावती, गोवा में मांडवी, ज्वारी, केरल में भरतपुजा और पेरियर पांबा, ये जो नदियां हैं ये महत्वपूर्ण छोटी नदियां हैं। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदियों की बात करें, पूर्व की ओर तो अपने भारत की स्वर्ण रेखा नदी, बैतरणी नदी ये भी पूर्व की ओर बहती है। ब्राह्मणी नदी ये भी पूर्व की ओर बहती है। बामसा धारा ये भी पूर्व की ओर बहती है। पेन्नर नदी अपने भारत की ये भी पूर्व की ओर बहती है। पालार नदी अपने भारत की ये भी मुख्यतः पूर्व की ओर बहती है। ये अपने भारत की पूर्व की ओर बहने वाली जो नदियां हैं, छोटी नदियां, वो प्रमुख है। देखिए मुख्यतः नदी बहाव की जो प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है। देखिए पश्चिम की ओर भी हमने देखा, पूर्व की ओर भी हमने देखा नदी बहाव की प्रकृति। देखिए मुख्यतः एक नदी के चैनल में वर्ष पर्यंत जल प्रवाह के प्रारूप को, एक वर्ष में नदी के अंतर्गत जल के प्रवाह का प्रारूप कैसा रहा, पश्चिम की ओर रहा, पूर्व की ओर रहा, यह है वो नदी के बहाव की प्रकृति कहलाती है। देखिए नदी किस ओर बहती है ये किस पर निर्भर करता है कि एक वर्ष तक या वर्ष पर्यंत जल प्रवाह का जो प्रारूप है वो किस ओर रहा, वो नदी बहाव है। उत्तर भारत की जो नदियां हैं उनके जल बहाव की प्रवृत्ति में दक्षिण भारत की नदियों का जो जल बहाव की प्रवृत्ति है उसमें अधिक उतार चढ़ाव देखा जाता है। उत्तर भारत की जो नदियां हैं उनकी बनिस्बत दक्षिण भारत की जो नदियां हैं उन दक्षिण भारत की नदियों का जो जल बहाव होता है, जल बहाव की जो प्रवृत्ति होती है उसके अंतर्गत अधिक उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। आ रहा है समझ में। मुख्यतः भारत में वर्षा काल में अधिकांश जो नदियों का जल है वो बाढ़ के अंतर्गत व्यर्थ होकर के सागर में चला जाता है। ये अनेक प्रकार के अपवाह तंत्र को विस्तृत करने के, विशाल करने के, उनके क्रम को बढ़ाने के अनेक प्रकार के अपने भारत के अंतर्गत इस प्रकार के हैं, जिसके कारण से भारत का जो अपवाह तंत्र है वो वर्षा की प्रकृति पर आधारित होता है। कोई दिक्कत। ये तो हो गया अपने लेसन की प्रमुख बातें। अब ये बताइए उन राज्यों के नाम बताइए जो यमुना नदी के द्वारा अपवाहित हैं। देखिए मुख्यतः यमुना नदी का जल
अपने भारत के कौन कौन से राज्यों के अंतर्गत विद्यमान है? उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। यमुना नदी का जल अपने भारत के किन किन राज्यों के अंतर्गत है? दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। अब पश्चिम की ओर बहने वाली जो छोटी नदियां हैं उनका उद्गम स्थल देखिए, जैसे भद्रा नदी है, पश्चिम की ओर बहती है राजकोट, ठीक है। दादर नदी है वो पंचमहल जिले से गठार गांव से निकलती है। साबरमती नदी, माही नदी, ये अपने भारत की कौन सी नदियां हैं जो पश्चिम से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं? आया समझ में? ये मुख्यतः अपने भारत के अपवाह तंत्र के अंतर्गत आने वाली प्रमुख बातें हैं। अब ये बताइए कि अपने भारत के अंतर्गत उत्तर भारत की जो नदियां हैं उनकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? एक बात आई थी, आपको ध्यान में होगा कि उत्तर भारत की नदियों की तुलना में दक्षिण भारत की जो नदियां हैं उनमें उतार चढ़ाव की स्थिति अलग अलग मिलती है, वो अपना मार्ग बार बार परिवर्तित करती रहती है। तो उत्तर भारत की नदियों की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? देखो, मुख्यतः उत्तर भारत की नदियां सतत वाहिनी होती हैं। सतत वाहिनी का मतलब होता है निरंतर प्रवाहित होने वाली। ये नदियां नाव और सिंचाई का जो कार्य है उसके लिए भी उपयोगी होती हैं। मैदानी भागों के अंतर्गत भी ये प्रवाहित होती हैं। अपने प्रवाह का जो मार्ग है उस प्रवाह मार्ग को भी उत्तर भारत की जो नदियां हैं वो बदलती रहती हैं। पर्वतीय भागों के अंतर्गत उत्तर भारत की नदियां जाती हैं तो वो भी आकार की घाटी का निर्माण करती हैं, जलप्रपातों का निर्माण करती हैं, डेल्टाई भागों का निर्माण करती हैं। केवल वर्षा जल पर ही निर्भर रहने के कारण ये मौसमी होती हैं। बस उत्तर भारतीय जो नदियां हैं ये विपरीत केवल वर्षा जल पर, क्योंकि उत्तर भारत की जो नदियां हैं वो वर्षा जल पर निर्भर है, इसलिए 12 माह से नहीं होती। बाकी वो सब अनुकूलतम कार्य है। शुष्क काल होता है, सूखा जब पड़ता है या अपनी कहीं जब वर्षा की स्थिति नहीं होती तो इनकी जो घाटियां होती हैं वो सूख जाती हैं, जलविहीन हो जाती हैं। कुछ नदियों में जल नहीं रहता, द्रोणियां छोटी छोटी हो जाती हैं। चट्टानी भागों से प्रवाहित होने के कारण उथली घाटियों में प्रवाहित होती हैं। इनके प्रवाह मार्ग सीधे होते हैं, विसर्पों की संख्या कम मिलती है। ये उत्तर भारतीय नदियों की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। तो मुख्यतः एक बात विशेष रूप से कि उत्तर भारत की जो नदियां हैं, उत्तर भारत की नदियां केवल वर्षा पर आधारित होती हैं। 12 मासी नदियां अपन नहीं कह सकते, क्योंकि 12 मासी नदियां तो वो होती हैं जिन नदियों के अंतर्गत जल प्रवाह है वो पूरे वर्ष भर रहता है, लेकिन उत्तर भारत की नदियों के अंतर्गत इस प्रकार की स्थिति नहीं रहती। ठीक है। अब एक छोटा सा बिल्कुल गंगा नदी, जो कि अपने भारत की सबसे पवित्रतम नदी मानी जाती है, इसके बारे में अपन बात करें तो देखिए, मुख्यतः हरिद्वार उत्तराखंड जो राज्य है उस उत्तराखंड राज्य में गंगा नदी के किनारे स्थित एक प्रमुख धार्मिक नगर है। गंगा नदी के बारे में अपन जानते हैं। तो मुख्यतः गंगा नदी की विशेषताओं की बात करें तो अपने भारत की एक सर्वप्रमुख नदी है, जो कि उत्तराखंड, मैंने बताया आपको हरिद्वार के बारे में, तो उत्तराखंड राज्य के गंगोत्री हिमनद से उद्गमित होती है। देखिए, मुख्यतः गंगा नदी की विशेषताओं के बारे में, गंगा नदी मध्य हिमालय और लघु हिमालय क्षेत्र में एक विशाल गार्ज यानी महाखंड का निर्माण करती है। एक विशाल गड्ढे का निर्माण करती है और उसके बाद प्रवाहित होती है। गंगा नदी की पहली विशेषता। दूसरी विशेषता कि हरिद्वार के निकट गंगा के जो मैदानी भाग हैं, मैदानी भागों में प्रवेश करने के बाद यह दक्षिण, दक्षिण पूर्व और पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। यानी जो गंगा नदी है ये हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा नदी मैदान में कब उतरती है? हरिद्वार के निकट जब आती है तब ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल के अंतर्गत गंगा नदी 2 वितरिकाओं में, पद्मा नदी और हुगली नदी है वो गंगा नदी, लेकिन 2 वितरिकाओं के अंतर्गत विभाजित हो जाती है। कहां पर? बंगाल में, पश्चिम बंगाल में पद्मा और हुगली के नाम से। ठीक है। अब जो हुगली नदी है वो पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तीसरा, गंगा नदी तंत्र में उत्तर में हिमालय पर्वत
और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार होने के कारण से अनेक प्रकार की सहायक नदियां आकर के मिलती हैं। ये मुख्यतः अपने भारत के अंतर्गत भारतीय अपवाह तंत्रों के। कोई दिक्कत? अब सिंधु, अभी एक बात आई थी कि भाई अपने भारत के अंतर्गत जो उद्गम, प्रकृति, साधा पर 3 तंत्र बताए थे। यदि मान लो प्रश्न आ गया सिंधु नदी तंत्र की कोई सहायक नदी, गंगा नदी तंत्र की कोई सहायक नदी या ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की कोई सहायक नदियां, तो बता सकते हैं। सिंधु नदी तंत्र की कौन कौन सहायक नदियां हैं? सतलज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम। सिंधु नदी तंत्र की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? सतलज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम। ध्यान में रहेगा। गंगा नदी तंत्र की सहायक नदियां यमुना, चंबल, गंडक, दामोदर। ये किसकी हो गई? गंगा नदी की। और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की दिवांग, लोहित, बूढ़ी दियांग, कालांग और सुबनसिरी। ये देखो, ये जो महत्वपूर्ण बात है कि भाई इनकी सहायक नदियों के नाम आपको ध्यान में होने चाहिए कि कौन कौन सी नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है। ये आपका अपवाह तंत्र का जो लेसन है वो अपवाह तंत्र का लेसन है कंप्लीट। कोई दिक्कत? यहां तक आपका अपवाह का लेसन कंप्लीट हो चुका है। आज के होमवर्क के अंतर्गत और कल का जो होमवर्क है, दोनों में आपको केवल काम ये करना है कि जो अपवाह वाला जो लेसन है, इस अपवाह वाले लेसन के जो प्रश्न उत्तर हैं, जो भी 12, 13, 14, 15 जितने भी, वो प्रश्न उत्तर आपको कंप्लीट करने हैं। इससे पहले भौतिक भूगोल का काम आपका कंप्लीट होगा, पहले लेसन का काम कंप्लीट होगा। आज जो बोर्ड के द्वारा उठाया गया जो पाठ्यक्रम है वो मैंने बता दिया, वो आप अपनी बुक में टिक कर लेना। वो लेसन आपके सिलेबस में नहीं है, यानी उन लेसन्स के नोट्स वगैरह या जो भी प्रश्न उत्तर आप कर रहे हैं वो प्रश्न उत्तर आपको फेयर कॉपी में नहीं करने हैं। ये बात आप इसे ध्यान रखें। कोई दिक्कत? ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखें। जहां भी आपको कोई दिक्कत आई, वैसे बिल्कुल ये लेसन इसके अंतर्गत क्या है, देखो आप बार बार रीडिंग करेंगे। नदियों के नाम, नदियों की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, उनका प्रवाह क्षेत्र कितना है, तो ये बार बार रिवीजन से आपको क्लियर होगा। एक बार पढ़ने मात्र से, क्योंकि अपवाह तंत्र है तो अपवाह तंत्र के अंतर्गत भारत में कितनी नदियां हैं, कितनी नदियों के नाम याद करें। तो आप किस में सिंधु नदी, इसके 5-7 सहायक नदी याद कर ली, गंगा नदी 5-7 सहायक नदी याद कर ली, ब्रह्मपुत्र नदी 5-7 सहायक नदी याद कर ली। इस प्रकार से तो आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो आज के लिए इतना ही, शेष कर।